नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का आपका है जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने यहाँ पर रखा है। इसका हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया और अच्छे से तैयार किया। तो यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से नोट बनाकर रिविजन कर लीजिएगा। तो फटाफट आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पेपर आपका जो है 24 और 25 का है। इसका कोर्स कोड यहाँ पर देख सकते हैं 1757 एडी से 1857 एडी तक इसमें पढ़ना होता है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न है, 3-3 नंबर के आपके जो है 5 प्रश्न है, 15 नंबर आपको यहाँ से पूरा किया जाएगा। ठीक, तो पहला है बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था। चलिए देखते हैं, इसका विस्तार से आपको पूरा जानकारी इसमें मिलेगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया, जिससे अंग्रेजों को विजय मिली। मतलब क्या हुआ, अंग्रेज जो थे जीत गए थे इस युद्ध में। परिणाम स्वरूप बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आरंभ हुआ। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति प्रदान की थी। दूसरा प्रश्न है टीपू सुल्तान। ठीक, तो टीपू सुल्तान के बारे में भी पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक हैदर अली के पुत्र थे। उन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया। वे एक कुशल प्रशासक, राष्ट्रभक्त और अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने फ्रांस की सहायता से अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े, जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। उनका नारा था, स्वतंत्रता के लिए मरना गुलामी में जीने से बेहतर है। तीसरा प्रश्न है रंजीत सिंह। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर रहेगा रणजीत सिंह, हालांकि इस पर रंजीत सिंह लिखा है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के संस्थापक और सर्वाधिक शक्तिशाली सिख शासक थे। उनका जन्म 1780 में हुआ और 1801 में उन्होंने लाहौर में महाराजा की उपाधि धारण की। उन्होंने एक सशक्त सेना यानी कि खालसा सेना का गठन किया और पंजाब को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ गया और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। ये आपका जो प्रश्न है इलाहाबाद की संधि, तो ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं। ठीक, 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की जो है संधि हुई। इस संधि के अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले। शाह आलम द्वितीय को वार्षिक 26 लाख रुपए की पेंशन देने का प्रावधान हुआ। यह संधि भारत में ब्रिटिश प्रशासन की औपचारिक शुरुआत थी। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त। तो ये भी आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और उसने अस्थाई लगान क्या है निश्चित किया, अर्थात सरकार को हर वर्ष निश्चित कर यानी कि राजस्व मिलता था, भले ही उपज कम हो या अधिक। जो है भूमि पर कोई अनाज उगे या ना उगे, उसका क्या होता था, कर देना पड़ता था, जितना लागू किया गया था। इससे अंग्रेजों की आमदनी सुनिश्चित हुई, परंतु किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। प्रश्न यहाँ पर दूसरा है बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों पर प्रकाश डालिए। ये 15 नंबर का प्रश्न है, तो ये जो है थोड़ा बड़ा होगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को गंगा तट पर बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया। अब युद्ध के पक्ष में कौन कौन थे, चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। सुजाउद्दौला जो थे ये अवध के नवाब थे।
मीर कासिम भी क्या थे, बंगाल के नवाब थे। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल थे। किस कारण हुआ युद्ध, तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक मतभेद हुआ। अंग्रेजों द्वारा कर मुक्त व्यापार का दुरुपयोग किया गया। तीसरा है मीर कासिम का स्वतंत्र नीति अपनाना। चौथा है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन। इसके परिणाम क्या हुए कि अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई और बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। तीसरा है यहाँ पर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे अंग्रेजों की दीवानी क्या है, अधिकार मिले। फिर है भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की नींव पड़ चुकी थी। ठीक। तीसरा प्रश्न है सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानकर चलिए कि 95% आने की इसकी गारंटी है। ये प्रश्न आपको 100% जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे तैयार कर लीजिएगा। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो है प्रश्न आपके 15 नंबर के हैं जो लॉन्ग चल रहे हैं। सहायक संधि का आरंभ लॉर्ड वेलेस्ली ने किया 1798 से 1805 ईस्वी के बीच। इस नीति का उद्देश्य भारतीय राज्य को अंग्रेजों के अधीन करना था। अब इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, किस लिए करना चाहते थे, भारतीय शासक अपनी राजधानी में अंग्रेज सेना रखेंगे, उस सेना के खर्च का भार जो होगा राज्य पर होगा। बिना अंग्रेजों के अनुमति कोई शासक युद्ध या संधि नहीं कर सकेगा। चौथा पॉइंट, राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त होगा। इसके परिणाम क्या हुए कि भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और अंग्रेजों का जो नियंत्रण है समूचे भारत में फैल गया। मतलब जो है पूरे भारत में इसका जो अंग्रेजों का नियंत्रण यानी कि शासन था वो आरंभ हो चुका था। हैदराबाद, अवध, मैसूर कई राज्य इस नीति के अंतर्गत आए। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का वर्णन कीजिए। ये भी आपका प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 और 46 ईस्वी में सिखों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। किस कारण से लड़ा गया था, तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अराजकता फैली और सिख सेना जो थे अनुशासनहीन हो गए। इनके पास कोई शक्ति नहीं थी। अंग्रेजों की पंजाब पर कब्जा करने की नीति जो है इस पर हावी हो गई। मुख्य घटना है तो 1845 में सिख सेना ने सतलज नदी पार की और अंग्रेजों से युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध फिरोज शाह, मुड़की और सोबराव में हुए। अंत में अंग्रेज विजयी हुए। अब इसके जो परिणाम मिले यहाँ पर देख सकते हैं। लाहौर की संधि 1846 के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर प्राप्त किया। पंजाब अंग्रेजी प्रभाव के अधीन हो गए। पांचवा है यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इस पॉइंट से एक प्रश्न हर साल आपके जो एग्जाम में आता है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी के बीच इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के ये क्या थे, अग्रदूत थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और असमानताओं के विरुद्ध आंदोलन चलाया। मुख्य योगदान इनके क्या थे, चलिए देखते हैं। सती प्रथा उन्मूलन, उनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त हुई। और यहाँ पर है शिक्षा सुधार में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान के प्रसार पर बल दिया। धार्मिक सुधार के अंतर्गत उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। महिला उत्थान, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा पर के भी ये पक्षधर थे। पत्रकारिता में इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार पत्र निकाले। अब इसके जो निष्कर्ष यहाँ पर निकलते हैं, राजा राम मोहन राय ने भारत में आधुनिकता, समानता और मानवता की भावना जगाई। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आप ऊपर वाला प्रश्न जो बताया गया वो कीजिए, फिर इसे कीजिएगा। ठीक, ये भी प्रश्न दिया गया है। व्हाट वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम, मेंशन इट्स मेन फीचर। ठीक, ये भी आपका जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हर साल पूछा जाता है, इस साल भी आ सकता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसका प्रारंभ थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 ईस्वी में किया था। इनकी जो मुख्य विशेषताएं थी, भूमि का सीधा कर निर्धारण किसान और सरकार के बीच होता था। कोई मध्यस्थ जमींदार नहीं होता था।
भूमि कर भूमि की उपज पर आधारित था। कर वार्षिक रूप से पुनः निर्धारित किया जाता था। यदि कर न चुकाया जाए तो भूमि सरकार के अधीन हो जाती थी। तो ये पूरा पेपर आपका जो है सॉल्व करा दिया गया है। इसे तैयार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। और इसका जो नोट्स हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपनी यह पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेपर चाहते तो उसे भी इसमें हम ऐड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक किया करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी क्लासें आती रहें।